हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए इकोनॉमिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 162, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। हाँ जी, आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, एक मिनट यार। पेज नंबर 162। Business facilitators are system of arrangement that is the doing of business. The way our helpers simplify our lives and make us comfortable. Business facilitators do the same for business. और फिर रीड करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of Reserve Bank of India Act 1934. Though originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India. The central office of Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The Reserve Bank's affairs are governed by a Central Board of Directors. The board is appointed by the Government of India in keeping with the RBI Act. हाँ जी, तो हमारा जो नया चैप्टर है, जो हमारा नया दोस्त है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स सिंपल शब्दों में किसी की हेल्प करना। किसकी हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं? बिजनेस की हेल्प कर रहे हैं। कौन हेल्प कर रहा है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही हैं। तो ये जो हेल्प यहाँ पर हो रही है, कौन हेल्प कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस। किसकी हेल्प कर रहे हैं? बिजनेस की। इस हेल्प को करने के दो तरीके हैं। एक तो है फंड्स देकर और दूसरा है फंड्स देकर नहीं, रूल्स बनाकर। दोनों ही तरीकों से हेल्प होती है। हम कौन सी वाली हेल्प में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? फंड्स वाली में। इसीलिए अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया डिवाइडेड इनटू टू, नॉन फंडिंग एंड फंडिंग। तो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं फंडिंग, वो कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? सिर्फ एक। और जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, वो कितनी है? 4। क्योंकि पैसे से ज़्यादा रेगुलेशन ज़रूरी होता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आरबीआई, सेबी, सीसीआई एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक IRDAI। 4 ऑर्गेनाइजेशन नॉन फंडिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग, जो कि है नबार्ड। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, क्या आपको लगता है आरबीआई बिजनेस के साथ कनेक्टेड है? हाँ, कैसे? आरबीआई मीन्स बैंक्स को कंट्रोल करना, और बैंक्स के बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। सेबी, सेबी सीधा सीधा कंपनी से कनेक्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रही है, तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन को रेगुलेट कर रही है, इसलिए बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सीसीआई और कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कुछ आप इसके बारे में पढ़कर भी आए हैं। आरबीआई इस्टेब्लिश किस दिन हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट
1934। पहले हमेशा एक्ट आएगा और उसके बाद उस एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइजेशन को जो है सेटअप किया जाएगा। तो 1 अप्रैल क्या अप्रैल फूल डे होता है? बिल्कुल नहीं, वो बुद्धू लोगों के लिए होता है अप्रैल फूल डे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 अप्रैल के 2 मतलब होते हैं, बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले सेटअप हुआ है या बाद में? पहले, यानी कि क्या ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया है? नहीं, इसे किसने सेटअप किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने अपनी हर कॉलोनी के लिए बनाया था सेंट्रल बैंक, तो वो इंडिया को कॉलोनी बोलते थे, हर कॉलोनी का सेंट्रल बैंक था, ऐसे इंडिया का भी था। इसलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला काम क्या किया? इस सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकर आओ, यानी कि नेशनलाइजेशन। तो सेंट्रल बैंक को पहले तो गवर्नमेंट कंट्रोल में लाओ। तो ये कौन से ईयर में पॉसिबल हुआ? 1949। तो ये सारी डेट्स जो हैं ये हमें याद रखनी है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं? पहले कुछ कैलकाटा में था, फिर कुछ शिफ्ट हो गया, तो क्या बात चल रही है? सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक इनिशियली established in Calcutta but permanently moved to Mumbai in 1937। इंडिपेंडेंस से पहले ही, और इसको चेंज फिर नहीं किया गया है। और हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आपको बहुत सारे फंक्शंस याद होंगे, सबसे पहले जो आपको याद है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इशूअर ऑफ करेंसी। तो सारी करेंसी आरबीआई इशू करेगा। क्या कॉइन्स भी आरबीआई इशू करता है? नहीं। 1 रुपी नोट? नहीं। तो 1 रुपी नोट और कॉइन्स छोड़ के सारी करेंसी आरबीआई जो है इशू करेगा। अच्छा, कॉइन्स और 1 रुपी नोट कौन इशू करेगा? और ये कौन से एक्ट में लिखा है, क्या ये भी आपको पता है? तो इसके लिए हमारे पास कॉइनेज एक्ट है, कॉइन से जो डील करता है, कॉइनेज एक्ट, और उसमें लिखा गया है कि कॉइन्स और 1 रुपी नोट जो है वो आरबीआई इशू नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम तो इशूअर ऑफ करेंसी। आपने शायद आरबीआई के करेंसी के फीचर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे, गवर्नर का उस पर साइन होना चाहिए और उस पर एक प्रॉमिस होना चाहिए। तो वो सब इस समय हमें नहीं करने हैं। करेंसी तो खैर आपके हाथ में है, आपको पता ही है आरबीआई करेंसी के फीचर। करेंसी के अलावा अगला काम, तो अगले 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं, एक तो बैंकर्स बैंक एंड सेकेंडली बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो जैसे हम कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस बैंक का कोई नहीं होता उसका आरबीआई होता है। तो बैंकर्स बैंक, या हम कह देते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कहीं से मदद नहीं मिली तो आरबीआई हमारी मदद करेगा। तो बैंकर्स बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। जैसा कि आपने अभी देख रहे हैं आप कि आरबीआई ने बहुत सारे फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। वो अलग बात है, जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सॉरी आई हैव नो आइडिया। तो मैम अगर आपको ही आइडिया नहीं होगा तो फिर किसको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? आरबीआई और गवर्नमेंट, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। पर क्या आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हाँ, उसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना है, लेकिन
वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। और आरबीआई गवर्नर गवर्नमेंट की किसी भी बात से तभी सहमत होंगे अगर उन्हें भी लगता है ये बात इकोनॉमी के लिए सही है। तो ये जो फंड ट्रांसफ़र का जो सिस्टम चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हो, ये बात गवर्नमेंट ने तब उठाई थी जब रघुराम राजन हमारे आरबीआई गवर्नर थे। वहाँ से ये मुद्दा उठा था जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन रघुराम राजन ने जो है मना कर दिया। उनके हिसाब से ये फंड ट्रांसफ़र सही नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं ये फ़ंड ट्रांसफ़र सैंक्शन नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट ने उनका ही ट्रांसफ़र कर दिया कि वे ठीक है, आप ही जो है कहीं और ट्रांसफ़र हो जाओ। उसके बाद फिर आए उर्जित पटेल। वो हर मामले में चुप रहते थे और इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह नहीं, गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। लेकिन जब फंड ट्रांसफ़र की बात हुई तो उन्होंने पहली बार अपनी ज़ुबान खोली थी और गवर्नमेंट से ये कहा था कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र हमारी इकॉनमी के फेवर में नहीं है, हम इसे सैंक्शन नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उर्जित पटेल को भी ट्रांसफ़र कर दिया, उनके सेशन को जो है रिन्यू नहीं किया। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक ऐसे पर्सन को लेकर आई जिसके पास क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है आरबीआई गवर्नर बनने की, लेकिन उसे अपॉइंट किया गया इसलिए कि वो चुप रहे और गवर्नमेंट जब जो ट्रांसफ़र करवाना चाहे वो करवा ले, और गवर्नमेंट ने इस समय करवा लिया है। तो आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसे काम भी करना है इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, भैया आप इकोनॉमी एक्सपर्ट नहीं हो। आरबीआई गवर्नर एक वो पर्सन है जो इकोनॉमी को जानता है, इसलिए आप दोनों को मिल के काम ज़रूर करना है। आप सलाह मशवरा कर सकते हो, आप मिलकर के देख सकते हो इकोनॉमी के लिए क्या बेस्ट है, लेकिन आप आरबीआई गवर्नर को फोर्स नहीं कर सकते। तो सिस्टम लॉफुली क्या है, गवर्नर की अपनी पावर है, उसे ठीक लगेगा तो वो गवर्नमेंट को जो है फंड्स ट्रांसफ़र करेगा। शायद आपने ट्रेजरी बिल्स का सिस्टम कुछ सुना हो, T90। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 90 डेज़ के लिए किए जाते हैं कि 90 डेज़ के बाद गवर्नमेंट जो है हमें मनी रिटर्न कर दे। खैर इस वाले ट्रांसफ़र में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को रीज़न ही नहीं पता, तो ड्यूरेशन तो बहुत बाद की बात है। लेकिन जनरली कहा जाता है T90 बिल इशू किया जाता है, यानी कि 90 डेज़ के लिए गवर्नमेंट को लेंडिंग होती है कि उसके बाद जो है मनी वापस रिटर्न हो जाए। ये तो रही सिंपल मनी की बात। अब बात करें फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, तो वो भी सारा का सारा किसके पास है, आरबीआई के पास है। आपको अगर कभी बाहर घूमने जाना हो, कितने बच्चे बाहर घूमने गए हैं, इंडिया के बाहर घूमने गए हैं? ओके, 5% स्टूडेंट्स बाहर घूमकर आए हैं, बाकी सब घूमकर आएंगे। 3-4 साल की बात है, और क्या पता बिना अपने खर्चे के, कंपनी के खर्चे पर जो है घूमकर हम आए। तो जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में, तो डेफिनेटली वहाँ पे गर्ल्स शॉपिंग ज़रूर करेंगी और उसके अलावा बाकी खर्चा भी होगा। वहाँ पर जो भी खर्चा होगा फॉरेन कंट्री में, तो पेमेंट भी कैसे जाएगी, फॉरेन करेंसी में पेमेंट जाएगी। इसलिए जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ करेंसी कन्वर्ट करा के अपने साथ लेके जाते हैं, इंडियन रुपीस को उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं, या फिर मोस्टली डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि डॉलर्स मैक्सिमम कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है ये करेंसी। तो जब भी हमें फॉरेक्स चाहिए तो क्या हम किसी के भी पास जा सकते हैं? नहीं। कोई भी आकर कहे मेरे पास फॉरेक्स है तो क्या हम उससे ले लें? नहीं।
कभी नहीं लेना। सिस्टम क्या होता है, आपके पास आरबीआई का ऑथोराइज्ड कार्ड होना चाहिए, आपका एक आई कार्ड बना होना चाहिए आरबीआई के थ्रू, आप ऑथोराइज्ड डीलर हैं। अगर आप हैं तभी हम आपसे जो है करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। और करेंसी एक्सचेंज करानी हो तो बहुत आसान है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपकी टिकट की कॉपी, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, और करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन आरबीआई की परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। जो भी बैंक्स करेंसी एक्सचेंज करेंगे वो भी कौन से होंगे, जो आरबीआई के थ्रू ऑथोराइज्ड हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आरबीआई को भी पैसे की दिक्कत आ जाए तो हमें लगता है भाई करेंसी इशू कर दो, आपको क्या दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, करो करेंसी इशू। पर ऐसा नहीं होता, हम ऐसे करेंसी इशू नहीं कर सकते। तो कभी कभी अगर आरबीआई को कोई दिक्कत आती है तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद ले सकती है। तो आपके दिमाग में आ रहा है वर्ल्ड बैंक, और ऐसी एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। दोनों ही से हम लोन ले सकते हैं। दोनों के लोन में कोई फर्क, इन दोनों के लोन में बेसिक फर्क ड्यूरेशन का होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स आपको वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स आपको आईएमएफ से मिलते हैं। तो आरबीआई को अगर कहीं भी प्रॉब्लम है और उसे कुछ पैसा चाहिए तो लिया जा सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ये हैं 4 मेन फंक्शन आरबीआई के। और इसके अलावा कोई फंक्शन कुछ याद आता हो? क्रेडिट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी आपने पढ़ी होगी। तो देखिए पहले तो इस पेज पे बात करें, ये सारे फंक्शंस जो हमने अभी पढ़े, इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये 5 मेन फंक्शन ये हमने सीखे। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। दो फंक्शंस छोटे छोटे और भी हैं, प्रमोशनल फंक्शंस एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। पब्लिकेशन ऑफ डेटा मीन्स बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस, इकोनॉमी के फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मीडिया पब्लिश करता है तो वो किसकी परमिशन से होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन से। आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी फाइनेंशियल डेटा न्यूज़पेपर्स में जो है रिलीज नहीं हो सकता। ये फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। देन वी हैव प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशन हमेशा सुना है किसी प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं। प्रमोशन इन अदर वर्ड्स मीन्स एडवर्टीजमेंट, सामान को लोगों के बीच में पॉपुलर करना। तो अगर आरबीआई प्रमोशन कर रहा है तो किस चीज़ की कर रहा है? बैंक्स की कर रहा है। आरबीआई प्रमोशन करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा तो किसकी करेगा? बैंक्स की करेगा। बैंक्स की एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब हुआ? बैंक्स की एडवर्टीजमेंट का ये मतलब है जो हमारे गांव हैं, विलेजेस, वहाँ पे आज भी पैसा बैंक में सेव करने की हैबिट नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो जो मनी लेंड करते हैं, लोगों का सारा पैसा उसी में निकल जाता है। और क्योंकि उनकी बैंक में सेव करने की हैबिट नहीं है, उनकी बैंक से लोन लेने की भी हैबिट नहीं है। जैसे आपके घर में जो मेड है या जो ड्राइवर है, आप उनसे बात करके देखना कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से लेते हो, तो वो आपको आज भी वो आपको ये कहेंगे कि हमारे गांव में ये पर्सन है और ये लैंडिंग करता है, हम इसी से लेते हैं। तो आप उससे पूछ के देखना कि आप बैंक से नहीं लेते। यू विल बी सरप्राइज टू नो बैंक का इंटरेस्ट और प्राइवेट लेंडर का इंटरेस्ट कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा है। 10 टाइम्स किसे कहते हैं? 10 टाइम्स बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप अगर उनसे पूछकर आप देखना
कि आप बैंक से नहीं ले रहे लोन? तो उनका एक ही रिप्लाई होता है, बैंक हमें नहीं पता। अब बैंक में कौन जाए, बैंक का क्या सिस्टम है, आप पूछ कर देखना, तभी आपको बात समझ में आएगी कि रियल में आज भी ये चीज़ होती है। तो प्रमोशनल फंक्शन मतलब वो जो गांव के लोग हैं उनको समझाना। क्या समझाना? आपको बैंक में पैसा डालना चाहिए और उधार भी किससे लेना चाहिए? बैंक से। आप लोग जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हो ना सिक्योरिटी का इशू नहीं है, गवर्नमेंट के बहुत प्लान्स हैं और इन सब लोगों को जो है लोन मिलता है बहुत कम सिक्योरिटी पे। गवर्नमेंट ने ऐसी बात नहीं है, इन लोगों के लिए बहुत काम कर रखा है, पर इनको पता ही नहीं है, नॉलेज में ही नहीं है, इसलिए ये बैंक से कोऑर्डिनेट करते ही नहीं है। तो प्रमोशनल फंक्शन का मतलब है उन लोगों को बताना कि बैंक में पैसा रखना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने अब ये काम खुद करना छोड़ दिया है और यहाँ पर 3 बैंक्स के नाम आ रहे हैं जो ये काम करते हैं। वो बैंक्स कौन से हैं? नबार्ड, एक्जिम एंड सिडबी। ये सारे बैंक्स नॉर्मली, स्पेशली नबार्ड एंड सिडबी, स्मॉल स्केल और एग्रीकल्चरल एरिया से डील कर रहे हैं। तो ये ही काम करेंगे लोगों को समझाने का। उन लोगों को तो समझाना है और हम लोगों को समझाना है, या हमें पता है बैंक में पैसा रखना चाहिए? हमें पता है, हम फिर भी नहीं रखते। क्योंकि हम क्या करें, अगर नीरव मोदी ऐसे हमारा सारा पैसा लेके भाग जाए तो हमने से थोड़ी रखा था बैंक में कि भाई बड़े बड़े लेंडर्स जो हैं वो सारा पैसा लेके भाग जाएं। तो आजकल क्या चक्कर है, बैंक्स बेचारे परेशान बहुत हैं। गांव के लोग तो वैसे ही नहीं करते, शहर के लोग ये देख देख के नहीं करते कि ये क्या मतलब हुआ, हम पैसा डालें और वो पैसे लेकर के जो है हमारा चला जाए। तो अब आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन नीरव मोदी वाले स्कैम के बाद लोगों की इन्वेस्टमेंट हैबिट में ये चेंज आया है कि भैया बैंक नहीं और कोई सिस्टम बताओ कि पैसे को कहाँ लगाएं। लोग अब बैंक के साथ सेफ फील नहीं करते हैं। और दूसरा फिर इशू है ब्लैक मनी और वाइट मनी का, तो ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये तो मैम हमें बहुत अच्छे से पता है। तो जो पैसा बैंक में होता है वो कौन सी मनी है? वाइट। और जो बैंक में नहीं होता है वो ब्लैक मनी है। तो क्योंकि शहरों के लोगों को ब्लैक मनी ज़्यादा रखनी है तो इसलिए भी वो बैंक में नहीं जाते हैं, इसलिए बैंक को ज़रूरत है प्रमोशनल फंक्शन की। ठीक है, फिर आगे आते हैं आरबीआईज रोल इन बिजनेस। सबसे पहला है करेंसी पॉलिसी। इसमें अंडरलाइन करेंगे, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर monetization of the economy and in the recent context demonetization too। तो कह रहे हैं भाई नॉर्मली आरबीआई का क्या रोल है? मोनेटाइजेशन, मतलब पैसा देना, पैसा क्रिएट करना। लेकिन रिसेंटली जो भारत में हुआ उसके हिसाब से डीमोनेटाइजेशन भी आरबीआई का ही रोल है। अपने हिसाब से बिजनेस को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। फिर आगे आएंगे क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, और इसमें हम सीधा आ रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। अ स्मॉल रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? और पेज नंबर 165 पर 2 रेट्स और लिखे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सारे रेट को इकट्ठे समझ लेते हैं। टोटल 5 रेट्स आ रहे हैं हमारे पास। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक बिक जाए? नहीं। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर बैंक मनी बोरो करता है
किससे? आरबीआई से। रेपो रेट क्या होता है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, जिस रेट पर बैंक मनी बोरो करता है, किससे? आरबीआई से। दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? टाइम पीरियड का डिफरेंस है। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है, अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो कौन सा रेट लगेगा? रेपो रेट। तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो डेफिनेशन सेज द रेट एट विच आरबीआई borrows money from banks. Repo rate, rate at which bank borrow from RBI. Reverse repo rate, rate at which RBI borrows from bank. तो क्या ऐसा होगा कि आरबीआई बेचारा इतनी बुरी हालत में है कि वो कह रहा है बैंक से बोरो करें? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लॉ है। डेफिनेशन बनाई गई है तो ऐसे बनाई गई है, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट से। हम लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जब हम अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं तो क्या हम ये भी कह सकते हैं बैंक हैज बोरोड मनी फ्रॉम अस? और जो सेविंग्स का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है बैंक हमें। ये कुछ ऐसा ही है। हम अपना सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं बैंक के पास, ऐसे ही बैंक के पास भी ऑप्शन है, वो अपना सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। किसके पास? आरबीआई के पास। देखो, हम जो पैसा बैंक को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, बैंक उस पैसे का क्या करे? जुए में लगा दे, सट्टा खेल ले उससे? क्या करना है बैंक को? क्या करे उस पैसे का? लेंड करो। भाई आप मीडियम हो, आप मीडियम हो कंज्यूमर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा ले लो और प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा दे दो, तो फ्लो है इकोनॉमी में और जनरेशन होगी, प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हमारे बैंक्स फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? क्या हमारे बैंक्स अपना पी&एल बनाएंगे? आप ये सोच रहे हो और आप सीए बनने वाले हो। भाई क्या बैंक पी&एल बनाएंगे? डेफिनेटली बनाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो काम करो और पी&एल ना बनाए। जब बैंक पी&एल बनाएंगे तो एक रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, और हर बैंक ये चाहेगा कि रिजल्ट क्या आए? प्रॉफिट। अब जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है, बैंक ने आरबीआई के पास सेविंग्स अकाउंट खोला और इंटरेस्ट मिला, वो बैंक की इनकम है। ऐसे ही बैंक ने हमें लोन दिया और बैंक को मिला इंटरेस्ट ऑन लोन, वो बैंक की इनकम है। तो बैंक क्या करता है, अगर उसे सेविंग्स का इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो वो अपना अकाउंट यहाँ खुलवा देता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अच्छा मिल रहा है तो वो पैसे को जो है लेंड कर देता है। इसलिए आरबीआई यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करके क्या कंट्रोल करता है? इकोनॉमी का क्रेडिट। सपोज आरबीआई ये चाहता है मार्केट में क्रेडिट क्रिएट हो, एक्सपैंड हो, लोगों के पास पैसा जाए। लोगों के पास पैसा अगर भेजना है तो बैंक रेट बढ़ाया जाए या गिराया जाए? बैंक रेट को गिराया जाए। बैंक रेट गिराने से क्या होगा? बैंक्स के लिए बोरो करना लेस एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि बैंक्स लेस रेट पे बोरो करेंगे तो वो आगे लेंडिंग करेंगे और उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा, लेस रेट पर जो है लेंडिंग होगी। और क्योंकि लेंडिंग लेस रेट पर हो रही है तो लोन लेने वाले लोग जो हैं बढ़ जाएंगे। रेपो रेट को क्या करें? गिरा दो, ये तो सेम बात ही है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म।
रिवर्स रेपो रेट गिरा दो, इसको भी गिरा दो। सेविंग्स का अगर आपने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया तो व्हाट विल बैंक थिंक कि बेकार है यहाँ पे पैसा रखना, इससे अच्छा तो क्या करो, लोन दे दो। लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट भी गिर जाएगा। और अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है, जो आरबीआई को हमारी इकॉनमी में हमेशा करना होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में क्या चलती रहती है, इन्फ्लेशन। तो हमारे यहाँ एक्सपैंड का तो कोई स्कोप नहीं है। क्रेडिट हमेशा क्या करना होगा, कंट्रोल। कंट्रोल करना है तो क्या करें, बैंक रेट बढ़ा दो। ना बैंक पैसा ले पाएगा, ना बैंक आगे लेंड कर पाएगा। रेपो रेट भी बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दो। इससे क्या होगा, बैंक कहेगा छोड़ो लोन, लोन के इंटरेस्ट में क्या रखा है, अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ऐसे ही हमारे दो मेजर्स, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कुछ पैसा जो बैंक को किसके पास रखना है, आरबीआई के पास, उसको क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और जो अपने पास रखना है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आरबीआई चाहता है क्रेडिट एक्सपैंड करना है, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाए, तो क्या किया जाए, सीआरआर को कम कर दिया जाए, एसएलआर को कम कर दिया जाए। क्योंकि कम करने से क्या होगा, अपने पास भी कम रखना है, आरबीआई के पास भी कम रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गया पैसा। और अगर आरबीआई चाहता है कंट्रोल करो, तो क्या करो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो। अपने पास रखने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो मार्केट में पैसा जो है वो कम जाएगा। लेकिन जो हमारी क्लासरूम की दुनिया है ना, वो बहुत आसान और प्यारी सी है। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है, बताओ बैंक रेट का क्या करें, बताओ। आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है, बताओ बैंक रेट का क्या करें। आपने कहा बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। आरबीआई को क्रेडिट एक्सपैंड करना है, बताओ क्या करें। आपने कहा गिरा दो, इसमें क्या है। ये क्लासरूम की दुनिया है, प्यारी सी दुनिया। इसका इम्पैक्ट अब देखो रियल लाइफ में। आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है, हमारी इकॉनमी में हमेशा करना चाह रही है, तो एक सिस्टम है बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखो कहाँ तक आता है। अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बैंक की जो बोरोइंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट बढ़ गई। क्योंकि बैंक के बोरो करने की कॉस्ट बढ़ गई, तो अब बैंक क्या करेगा, एज अ रिजल्ट लेंडिंग कॉस्ट भी बढ़ा देगा। लेंडिंग कॉस्ट मतलब जिस रेट पर हम लोन ले रहे हैं, लेंडिंग कॉस्ट बढ़ने का मतलब हमारे लिए ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ गया है। और लोन की जब हम बात करते हैं तो जो हम लोग छोटे मोटे लोन लेते हैं, कार के लिए ले लिया, घर के लिए ले लिया, पढ़ाई के लिए ले लिया, उसकी बात नहीं कर रहे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन ले रहे हैं कई करोड़ रुपए का, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ जाना था, ये मेरे पीएनएल में जाके डेबिट होना है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ गया, इसका मतलब पीएनएल पे बर्डन आ गया। पीएनएल पे बर्डन का मतलब है मेरा प्रॉफिट लॉस की तरफ चलने लगा, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होने लगा। जैसे ही बिजनेसमैन ने देखा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, बिजनेसमैन विल डिसाइड स्टॉप ऑल लोन्स, सारे लोन्स को रुकवा दो। कब लेंगे लोन, इंतज़ार करते हैं
किस चीज़ का? इंटरेस्ट रेट के कम होने का। जब तक कम नहीं होता सारे लोन रोक दो। लोन रोक दिए। लोन लेने किस लिए थे? क्यों लिया जा रहा था लोन? क्योंकि आगे एक्सपेंशन का काम चल रहा है, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट है, नई बिल्डिंग है, उसके लिए लोन चाहिए। लोन रुक गया, एक्सपेंशन रुक गई। एक्सपेंशन अगर होती तो हर एक्सपेंशन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। जितना काम बढ़ेगा उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। हर फर्म मिल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इकोनॉमी में। एक्सपेंशन रुक गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रुक गई। रुकने का मतलब हम वापस चल पड़े किसकी तरफ? अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। और आपसे बात छुपी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पॉवर्टी, साथ ही जो है रिलेटेड रहेगी। तो हमें जो क्लासरूम में बोलना होता है बढ़ा दो, आरबीआई गवर्नर को ये सब कुछ सोचना होता है कि अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट, चलो क्रेडिट तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आगे इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। इसलिए अगर आप थोड़ी भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, आप देखेंगे ये जो रेट्स का बढ़ना और घटना है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बहुत ही रेयर कभी आपको 1% का चेंज इसमें मिल जाए। पॉइंट का चेंज मिलेगा। 0.25% से चेंज है, 0.5% से। तो हम तो सोचते हैं क्या चेंज किया, अजीब लोग हैं, 1% भी बढ़ा नहीं जाता इनसे, कैसे बढ़ा दें। उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। और क्योंकि परसेंटेज वाइज बहुत कम है, तो यहाँ पे एक नई टर्म होती है, बीपीएस, बेसिस पॉइंट्स। तो ये कहा जाता है रेट बढ़ता है बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से, घटता है बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से। बेसिस पॉइंट्स का सिस्टम ये है, 100 बेसिस पॉइंट विल मेक 1%। तो अगर 100 बेसिस पॉइंट्स का चेंज है तो चेंज कितना है रेट में? 1% का। और ये कभी आपको 100 नहीं मिलेगा, कभी कहेंगे 25 बीपीएस से चेंज है, तो 25 बीपीएस मतलब 0.25%। कभी कहेंगे 50 बीपीएस से चेंज है, यानी कि 0.5%। तो धीरे धीरे ये खेल चलता है, हल्का सा बढ़ाया जाएगा, हल्का सा गिराया जाएगा, उसके इम्पैक्ट को रेगुलेट किया जाएगा, सारी इकॉनमी कंट्रोल में आएगी, फिर अगले चेंज की तरफ जो है चला जाएगा। लेकिन आप लोगों की दुनिया तो यहीं तक है। बस बताओ, क्रेडिट एक्सपैंड करना है, सीआरआर को क्या करें? क्रेडिट एक्सपैंड करना है, सीआरआर का क्या करें? सीआरआर को फॉल करवा दो। ठीक है, ये हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको ऐसा करेंगे कि आज आप घर पे आराम से रीड कर लेना, और अगर कोई डाउट आता है तो वो आप कल की क्लास में पूछ लेना। तो अभी हम इसको पूरा रीड नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं सेबी की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ जी, जो पढ़ रहे थे नेक्स्ट स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे। सेबी, हंसना नहीं है बेटा, पढ़ना है। पढ़ो। सिक्योरिटीज The एक्सचेंज। Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India on 12th April 1988 and given statutory powers in 1992 with SEBI Act 1992 being passed in the Parliament. The SEBI Act 1992 has become into force with the effect of 30th January 1992. हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। SEBI is an authority to regulate the Indian capital market and protect the interest of investors in the capital market. SEBI has its headquarters at the business district of Bandra Kurla complex in Mumbai and has northern, eastern, southern and western regional offices in New Delhi, Kolkata, Chennai and Ahmedabad respectively. Controller of capital issues was the regulatory authority of before SEBI came into existence. It was derived authority from the capital.
It derived the authority of Capital Issues Controller Act 1947. The SEBI is managed by a board which consists of following. First, a chairman who shall be appointed by the central government, and he shall be a person of ability, integrity and standing in the field of securities market, law, finance, accountancy, economics and administration, etc. 5 other members, out of which at least 3 members shall be whole-time members who shall be appointed by the central government, and they shall be persons of ability, integrity and standing in the field of securities market, law, finance, accountancy, economics, administration, etc. 2 members from amongst the officials of the Ministry of Central Government dealing with the finance and administration of the Companies Act 2013, who shall be nominated by the central government. Fourth, one member from amongst the official of RBI, who shall be nominated by RBI. हाँ जी, एक बार पहले यहाँ तक समझते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो अंडरलाइन करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की डेट 12 अप्रैल 1988। और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा अगर आप साथ साथ याद भी कर सकें। कोशिश करने वालों की कभी लर्न है ना, पोयम पता है ना, इसलिए अब कोशिश करनी है, अप्लाई करके देखना है। कोशिश करनी है कि हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लर्न भी करते चलो। तो सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ? 12 अप्रैल 1988 and was given statutory power in the year 1992, यानी कि कितने सालों के बाद? 4 सालों के बाद। और सेबी एक्ट भी कौन से ईयर में आया? 1992। फिर अंडरलाइन करेंगे सेबी के हेडक्वार्टर्स इन मुंबई एंड नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेस, और ये इसी ऑर्डर में याद करना है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। यानी कि नॉर्दर्न ऑफिस न्यू दिल्ली, ईस्टर्न ऑफिस कोलकाता, सदर्न ऑफिस चेन्नई, वेस्टर्न ऑफिस अहमदाबाद। फिर हम बात कर रहे हैं पुराना, सेबी से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो नाम है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। और सेबी एक्ट से पहले एक्ट कौन सा था? कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। रियल लाइफ में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेबी के बोर्ड की। टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं? तो देखिए, एक चेयरमैन, 5 अदर मेंबर्स, 2 अदर मेंबर्स, 1 मोर मेंबर। तो टोटल कितने लोगों का बोर्ड है ये? काउंट कर लो आराम से। 9। टोटल कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? 9। एक है चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर्स। अब जो बाकी के 8 मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर ऐसा होगा जो आरबीआई से रिलेटेड होगा, जिसको बैंक की सारी नॉलेज होगी। 2 मेंबर कौन से होंगे? जिनको कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि लेटेस्ट कंपनीज के रेगुलेशंस के बारे में सारी नॉलेज होगी। और बाकी के 5 मेंबर कौन से होंगे? एजुकेटेड या गवार? एजुकेटेड। और पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, मतलब एबिलिटी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, वैल्यू कल्चर्स आपके अंदर कितने हैं, आप कितना एथिक्स को फेवर करते हैं, एथिकली काम करते हैं, एंड स्टैंडिंग मींस आपकी प्रीवियस अचीवमेंट्स। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं इसमें जैसे प्रेजेंटली भी एक आईआरएस जो है वो सेबी के बोर्ड में है, एक आईएएस जो है वो सेबी के बोर्ड में है, यानी कि हाईली 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 कॉम्पिटेंट बोर्ड, एंड दैट इज़ वाई हाईली कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए कहा जाता है सेबी के लॉ में तो आप खास अलर्ट रहिएगा, कोई भी वायलेशन ना हो। अगर वायलेशन हुई तो आप बचोगे नहीं। कहाँ से नहीं बचोगे?
कैसे नहीं बचोगे? जेल जाने से नहीं बचोगे या फाइन लगने से नहीं बचोगे? भाई लॉ में वायलेशन है तो क्या रिजल्ट है? आप कोई भी लॉ वायलेट कर दो ही पनिशमेंट है, या तो फाइन या तो फिर जेल। तो किसको लगता है हम हैंडल कर लेंगे? फाइन, है ना? फाइन वाइन हम हैंडल कर लेंगे, बस ये जेल वेल का चक्कर ना रहे, फाइन हम हैंडल कर लेंगे। और क्योंकि ये सोच हमारी है कि फाइन ना हम हैंडल कर लें, कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़ी बहुत पेनल्टी कुछ है तो हम हैंडल कर लेंगे, इसलिए सेबी की पेनल्टी ऐसी है जो हैंडल नहीं होगी आपसे। सेबी का फाइन लगता है पर डे। जब तक आप इस वायलेशन को ठीक नहीं कर देते तब तक हर दिन का फाइन है। तो फाइन कितना होगा ये आपके ऊपर है। आप जितना जल्दी से जल्दी अपनी जो आपने गलत काम किया उसको आप करेक्ट करते हैं। और मिनिमम फाइन सेबी का है 1 लाख रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि हम हैंडल कर लेंगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए सेबी के अंडर आप कोई वायलेशन ना करें, इसका आप खास ध्यान रखें। अच्छा, सेबी स्टॉक एक्सचेंज से तो डील कर ही रही है, क्या सेबी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज की ही अथॉरिटी है, या अगर ये चाहें तो ऑडिटर्स पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? तो कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, ऑडिटर पर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? और कितनों को लगता है ऐसे कैसे लगा देंगे, हम ऑडिटर हैं और कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, हम ऑडिटर हैं, ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे? तो चलिए आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। इसमें आंसर मिलेगा, क्या ये हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या नहीं? नेक्स्ट स्टूडेंट, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी। The preamble of Securities and Exchange Board of India describes the basic function of the Securities and Exchange Board of India as to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for connected therewith or incidental thereto. SEBI has to be responsive to the needs of three groups which constitute the market: the issuer of securities, investors, the market intermediaries. हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, आप इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। सेबी हैज 3 फंक्शंस। SEBI has 3 functions rolled into one body, which are as follows: quasi-legislative, SEBI drafts regulations in the legislative capacity; quasi-judicial, SEBI passes rulings and orders in its judicial capacity; quasi-executive, SEBI conducts investigation and enforcement action in its executive function. Though this makes it very powerful, there is an appeal process to create accountability. There is a Securities Appellate Tribunal, which is a 3-member tribunal and is headed by Mr. Justice J.P. Devadar, a former judge of the Bombay High Court. A second appeal lies directly to the Supreme Court. SEBI has taken a very proactive role in streamlining disclosure requirements to the international standards. हाँ जी, तो ये लास्ट लाइन से कुछ पता चल रहा है क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो आपने कहा मैम देखो हमें तो वैसे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, पहले ये बताओ कितने लोगों के लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल है, कितने लोगों को सेबी साथ लेकर के चलती है? तो हमने उनको 3 लोगों में क्लासिफाई किया। एक है इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी जो शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो कौन इशू करेगी? कंपनी। दूसरा है इन्वेस्टर, जो इस शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है। और तीसरा है इंटरमीडियरी यानी कि ब्रोकर। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है स्टॉक एक्सचेंज की तो आपको पता होगा खुद से ब्रोकर के बिना कोई शेयर ना तो परचेज होंगे ना सेल होंगे, सारे उसमें इंटरमीडियरी साथ रहेंगे जो हैं ब्रोकर। तो सेबी किस किस के लिए काम कर रही है? तीनों के लिए, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, इंटरमीडियरी एंड दी इन्वेस्टर, यानी कि हम कंपनी और हम दोनों के बीच में ब्रोकर। इन तीनों के लिए काम करती है। काम कैसे करती है? सेबी के पास 3 पावर हैं।
क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब है टू ड्राफ्ट रेगुलेशंस, यानी कि लॉ को बनाना, सेबी लॉ बना सकती है। क्वाजी जुडिशियल यानी कि ऑर्डर्स पास करना इन जुडिशियल कैपेसिटी। इन जुडिशियल कैपेसिटी मीन्स एज अ जज, जैसे जज ऑर्डर पास करता है वैसे सेबी ऑर्डर पास कर सकती है। एंड देन क्वाजी एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब सेबी कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे हम बात करें सत्यम की, सत्यम का जो स्कैम हुआ कौन से ईयर में, 2009। ऑडिटर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इनके ऑडिटर्स थे। जिस साल ये जो फ्रॉड है ये रिवील हुआ, तो जो ऑडिटर्स जिन्होंने साइन किया था वो थी ये बिग फोर। तो अब जब भी कंपनी का फ्रॉड सामने आएगा, और एक ऐसा फ्रॉड जिसका अमाउंट है 9,000 करोड़ का फ्रॉड, उस समय सबसे पहले गर्दन किसकी पकड़ी जाती है? ऑडिटर की। कारण हर पढ़ा लिखा इंसान ये जानता है, ऑडिटर की मर्जी के बिना हम मान लें 100, 200, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ के फंड इधर उधर हो गए, लेकिन ऑडिटर की मर्जी के बिना, ऑडिटर की आंखों से बचकर 9,000 करोड़ के फंड्स इधर उधर हो गए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी फ्रॉड होगा, जब भी, सबसे पहले पूछताछ होगी ऑडिटर से। और ऑडिटर का सबसे पहला रिप्लाई ये होता है कि देखिए जो मुझे पता था, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बहुत बड़ी शील्ड है हमारे पास ICAI की तरफ से। ICAI साफ कहती है कि देखिए हमारे ऑडिटर्स डिटेक्टिव नहीं हैं, आप इनको ज़रा अलग करके रखें। डिटेक्टिव होता है, हमारे ऑडिटर्स डिटेक्टिव नहीं हैं। जो अकाउंट्स उनके सामने आएंगे उनके बेसिस पर जो लगेगा वो अपना ओपिनियन देंगे। और ICAI भी ये बात मानता है कि ऑडिटर, तुम अगर कहो तुम्हारे सामने ये अकाउंट्स आए ही नहीं, तुम्हारी नॉलेज में ही नहीं है 9,000 करोड़, तो ये तो हम भी नहीं मानेंगे, बाकियों को तो जाने दो, ये तो हम ही नहीं मानते कि तुम्हारी नॉलेज में नहीं था 9,000 करोड़। तो सत्यम के केस में कोर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि सारा का सारा फ्रॉड कंपनी में हुआ कैसे। साइड बाय साइड ICAI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि भाई ये हुआ कैसे। अब वो PwC से सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सारी डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपने किस बेसिस पर ऑडिट को फाइनलाइज किया कि सब कुछ इस कंपनी में सही है। और साइड बाय साइड सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कौन सी पावर एक्सरसाइज करते हुए? क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर। वी कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस, जहां पर भी हम करना चाहें। ICAI का और कोर्ट का डिसीजन तो आ चुका है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और ये सब लोग जेल में हैं इस समय, अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं जेल की। ICAI का डिसीजन पहले आ चुका था, लेकिन ICAI के साथ दिक्कत ये थी, डिसीजन PwC के अगेंस्ट नहीं आ सकता। ये ICAI एक्ट में फ्लॉ है, फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये एक्शन ले सकते हैं इंडिविजुअल CA के अगेंस्ट। तो यहाँ पर 2 CA इन्वॉल्व थे, उन पर लाइफ टाइम बैन ICAI ने लगा दिया कि भाई आप अब लाइफ में कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इनको कोर्ट ने जेल की भी दी है गिफ्ट में कि आप जेल में जो है जाएं। अब सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज हुई है 2018 में, अभी क्लोज हुई है इन्वेस्टिगेशन, और सेबी ने रिजल्ट निकाला है कि PwC इज़ गिल्टी। उन्होंने
गलत किया है, सब कुछ पता होते हुए उन्होंने इस बैलेंस शीट पे साइन किया है। सेबी के पास पावर है, वो फर्म के अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है। आईसीएआई के पास नहीं है, सेबी के पास पावर है, कारण कंपनी से जो कुछ भी रिलेट करेगा सेबी के पास उसके ऊपर पावर है। तो क्योंकि आपने इस कंपनी का ऑडिट किया है तो हमारी पूरी पावर आपके ऊपर है। और सेबी ने पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन लगाया 2 सालों के लिए। आप अगले 2 साल तक ऑडिट नहीं करेंगे। किसकी ऑडिट नहीं करेंगे? सेबी सेज लिस्टेड कंपनी की। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट नहीं करेंगे। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट ना करने का मतलब है प्रैक्टिकली कुछ ना करना, कुछ ना करना। काम तो और भी है सीए के पास, लेकिन मेजर जो काम है दैट इज ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज के ऊपर बैन लगाने का मतलब है पूरे 2 साल के लिए रेवेन्यू ऑलमोस्ट निल, आप कुछ भी जो है अर्न नहीं करोगे। अब पहली बात तो क्या सेबी ये ऑर्डर पास कर सकती है? बिल्कुल पास कर सकती है, उसने पास कर दिया। अब बात ये है क्या पीडब्ल्यूसी के पास कोई चॉइस है? जैसे हम अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हैं तो हमारे पास चॉइस है, हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यही बात हो रही है, सेबी ने एक ऑर्डर पास कर दिया। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं सरकार दुहाई हो, तो क्या आप ये कह सकते हैं या नहीं? तो उसे हम कहते हैं अपील। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कहते हैं अपील इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो ऑर्डर हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील इज नॉट पॉसिबल। कहाँ जाओगे उसके बाद? कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बात खत्म। उसके बाद तो भगवान का ऑर्डर आएगा, वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो आ गया, अब रुक जाओ। सेबी के साथ अगर आप सेबी के ऑर्डर से सहमत नहीं हैं तो एक ट्रिब्यूनल है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, आप यहाँ पर जाकर के अपील कर सकते हैं, मतलब आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के केस फाइल कीजिए, सैट का डिसीजन आएगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो ठीक, अगर आप इससे भी सहमत नहीं हैं तो इसके अगेंस्ट फिर सेकंड अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या सिस्टम है? सेबी के बाद सैट और सैट के बाद सुप्रीम कोर्ट। पीडब्ल्यूसी ने क्या किया? पीडब्ल्यूसी ने सैट में जो है अपील फाइल कर दी कि भाई ये जो ऑर्डर आया है ये हमारे अगेंस्ट है। जानती पीडब्ल्यूसी खुद भी है कि ऑर्डर एकदम सही है, सबको सारी बात पता है। पीडब्ल्यूसी ने अपील फाइल करी सैट में। सैट कितने मेंबर्स की बेंच है? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स बेंच का मतलब है 3 मेंबर्स ही डिसीजन लेंगे, ना तो 2 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं। अब पीडब्ल्यूसी के अपील फाइल करने के बाद क्या हुआ? इनमें से एक पर्सन ने रिजाइन कर दिया। नो वन नोज द रीजन कि इस पर्सन ने रिजाइन क्यों किया। इस पर्सन ने रिजाइन कर दिया तो बेंच अब हो गई 2 मेंबर्स। 2 मेंबर बेंच ना तो कोई केस सुन सकती है ना उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे सकती है। तो अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाए। तो पीडब्ल्यूसी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ली कि देखिए ये हमारा केस है, हम अपील कर रहे हैं सैट में, लेकिन यहाँ पर बेंच हो गई है 2 मेंबर की, और सिस्टम ये है जब तक ये थर्ड पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता हमारा केस स्टार्ट नहीं होगा। और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 1920 2021 की। 18-19 तो कर ही रहे हो, वो तो कंप्लीट करना ही है आपको ऑडिट जो आप कर रहे थे। अगले 2 सालों की रिस्ट्रिक्शन है। तो पीडब्ल्यूसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट आप हमारी मदद करें, और सुप्रीम कोर्ट ने मदद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस केस में हमें फिर ये करना होगा जब तक यहाँ से डिसीजन आ नहीं जाता तब तक आप अपना ऑडिट जो है क्या करो? कंटिन्यू करो।
तो आप ऑडिट कंटिन्यू करो जब तक सैट की तरफ से डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसलिए अब ये आराम से क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्मों का फल है अपने आप अपने समय पे मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, अच्छे कर्मों का ही होगा, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है, लेकिन फल मिलता कब है, जब पाप का घड़ा भरता है। और पाप का घड़ा भरने से पहले भगवान के कई मौके आते हैं, मौके को ले लेना चाहिए। पीडब्ल्यूसी को भी एक मौका ही मिला है, मौका ले लेना चाहिए और उस रास्ते से जो है हट जाना चाहिए। तो अब क्या आपको समझ में आया, सेबी हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है। ज़्यादा ये ना सोचें कि हम ऑडिटर हैं हमारे अगेंस्ट पास करेंगी, बिल्कुल करेंगी। इसलिए तरीके से काम करें ताकि कभी सेबी आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास ना करे। फिर आगे चलते हैं, पावर्स ऑफ सेबी एंड सेबीज रोल इन बिजनेस। ये एक बार आप लोग खुद रीड आउट कीजिए, आसान है, और कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसको लर्न कर लें, कोशिश तो आप कर ही रहे हैं, तो देखते हैं और 5 मिनट में अगर कोई इसको लर्न कर ले और कोई सुना सके स्टेज पर आकर, तो आप पढ़ लें आराम से, डाउट पूछ लें, लर्न कर लें। अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो वो स्टेज पे आके सुना सकते हैं। सबसे पहले तो बताइए कोई डाउट है पावर्स ऑफ सेबी में? कोई डाउट? 5th पॉइंट, टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अगर कोई कंपनी लिस्टिंग क्राइटेरिया को पूरा करती है और फिर भी शेयर्स लिस्ट नहीं करवा रही है, तो क्या सेबी कंपेल कर सकता है? डेफिनेटली कंपेल कर सकता है, और आपको शेयर्स जो है लिस्ट करवाने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। और सेबीज रोल इन बिजनेस, इसमें कहीं कोई डाउट? पॉइंट नंबर 3 उम्मीद है आपको क्लियर होगा। एंटिटीज डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स एंड डोमेस्टिक एंटिटीज डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेशन इन ओवरसीज मार्केट। इसका मतलब अगर हमें बाहर की किसी कंपनी के शेयर लेने हैं या फिर किसी फॉरेनर को हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स लेने हैं, तो वो भी काम कैसे होगा? ब्रोकर के थ्रू ही होगा। और वो ब्रोकर जो है वो कौन अपॉइंट करेगी? सेबी अपॉइंट करेगी। तो ये भी जो काम है वो सेबी की परमिशन के बाद ही होगा। और कोई इसमें आपको डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, 2nd पॉइंट, इट ओवरसीज सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ इतनी सी बात है कि सेबी फर्स्ट इशू रेगुलेट करता है या सारे इश्यूज? कंपनी जितनी बार शेयर इशू करती है, हमेशा सेबी से परमिशन चाहिए या पहली बार? हमेशा चाहिए। बस ये चीज़ है कि सब्सिक्वेंट इश्यूज भी कौन रेगुलेट करेगा? सेबी ही रेगुलेट करेगा। ठीक है, और कहीं कोई डाउट आ रहा हो आपको? हाँ जी, जो हमारे एक्ट में है, सेबी एक्ट में। पावर्स का 4th पॉइंट, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इसका मतलब ब्रोकर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ब्रोकर को भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, क्या वो सेबी चेक कर सकता है? बिल्कुल चेक कर सकता है।
क्या कोई सुनाना चाहेंगे? कोई कुछ? आप रेडी हो सुनाने के लिए? आ जाओ, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। माइक। So first we will start from SEBI was established on 12th April 1988 and it came into power, statutory power on in the year 1992 under the SEBI Act 1992. And then it is established to protect the interest of the investors and to provide business. Its head office is situated in Mumbai, Bandra Kurla complex, and its regional offices are situated in northern, eastern, western and southern. In northern, New Delhi; in eastern, Kolkata; in west, Ahmedabad; and in south, Chennai. And then it is situated. It consists of 9 members. One is appointed by central government, which has ability, standing, and integrity in the fields of economics, law, accounts, administration, etc. Then it consists of 5 members. That 3 members are whole members that also has whole knowledge. members नहीं, whole time members. Full-time members that also has knowledge in the fields, same fields. Then 2 members who have full knowledge about the Companies Act 2013, and 1 member nominated by RBI. SEBI works basically for 3 groups of people: investors, issuers of the market, that is companies, and intermediaries, financial intermediaries, brokers. SEBI controls 3 powers: quasi-legislative, quasi-executive, quasi-judicial. SEBI has a certain anyone found guilty by SEBI, they can appeal in a 3-member judge SAT, which consists of now it has head member JP Devdar as its head member. Powers of SEBI: it can amend bylaws, stock exchange, it can regulate stock exchange, it can compel any company to list on stock exchange, it can inspect the books of financial intermediaries. Then roles of SEBI in business facilitation: it can encourage the person or companies who are desirable to invest overseas, and the firms who are from overseas who are interested in investing in our country. And it also facilitate for the trading for people, general investors. एक रीड करना चाहो आप रीड कर सकते हो, फिर बोल सकते हो दोबारा। It facilitates पढ़ के नहीं बोलना। पढ़ सकते हो, कुछ भूल गए हो फिर दोबारा बोल सकते हो लर्न करके। It facilitates public offerings of the stock exchange. It facilitates for those who wanted to invest in our country and overseas investors, and those who wanted to invest overseas in other countries. It is also responsible for the faith of investors in the stock in the investing in stock exchanges, and it is also responsible for the perfect functioning of the stock exchanges. वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये आपका कैश प्राइज 500 रुपीज कैश प्राइज। लर्न तो आपने अभी किया ना, तो इसी बात का कैश प्राइज है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। अच्छा आप ये बताओ, लर्न कितनी देर में किया आपने? बताओ माइक पे, लर्न कितनी देर में किया? लर्न नहीं किया, सिर्फ समझा था मैम जो बोल रही है और फिर इंग्लिश में बोल दिया आगे से।
अच्छा और ये हमारे सारे दोस्तों को कितना टाइम लगेगा लर्न करने में? हो गया? अच्छा, ये देखो विश्वास है, कह रहे हैं हो गया होगा आपको लर्न। हम 2 बार में जिसने ढंग से सुना होगा हो गया होगा। कह रहे हैं जिसने ढंग से सुना है लर्न हो गया होगा। तो क्या लर्न हो गया? अच्छा, जिसने ढंग से नहीं सुना और जिसने सुना ही नहीं, बिलीव उसका कुछ नहीं हो सकता है ना? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। क्लैपिंग कर रहे हो, ठीक से कर दो फिर। तो क्योंकि हमारे एक दोस्त ने लर्न कर लिया है, इसका मतलब हम सब भी लर्न कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो हमें पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है? फिर हम आगे भी कर ले CCI। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए आज, तो ठीक है CCI अभी नहीं करते। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लें, डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट के। हाँ, मार्केट के कर लेते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है। हाँ, मार्केट के होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। अच्छा, आज आपको एक तो RBI रीड करना है, और क्योंकि और कोई होमवर्क मैं आज नहीं दे रही हूँ अकाउंट्स का और इको का, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन और रीड करनी है, IRDAI। ठीक है, क्या मत बोलो, यही इसी चैप्टर में है, तो ये दोनों आज आप रीड करके आना। और अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमने कहाँ तक डिस्कस किए थे? 20 तक, और 40 तक आपका होमवर्क था ना? तो क्वेश्चन नंबर 21, डिटर्मिनेशन, 22nd डिटर्मिनेशन, 23rd एस्पिरेशन, 24 बेसिक्स, 25 कॉन्फिडेंस, 26 एस्पिरेशन, 27 कॉन्फिडेंस, 28 एस्पिरेशन, 29 बेसिक्स, 30th डिटर्मिनेशन, 31st डिटर्मिनेशन, 32nd बेसिक्स, 33rd बेसिक्स, 34th बेसिक्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी प्रॉफिटेबल है अगर इलास्टिसिटी डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट है। देन क्वेश्चन 35 कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन 36 देखिए 36 कॉन्फिडेंस है, इसका रीज़न है अदर्स को हमेशा 1 काउंट किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पर भी अदर्स आएगा वो 1 होगा, तो अगर हम काउंट करें तो टोटल ये 7 है, इसलिए मार्केट ओलिगोपॉली है। देन 37 आंसर इज बेसिक्स। किसी भी प्रकार की गलती इस पे ना हो। कंज्यूमर के रिस्पॉन्स की बात हो रही है। कंज्यूमर का रिस्पॉन्स हाई प्राइस पर ज़्यादा होगा क्योंकि सारा कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा। लो प्राइस पे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि दूसरे वाली कंपनी भी प्राइस अपना लो कर लेगी। तो आंसर इज बेसिक्स। देन 38 बेसिक्स, 39 डिटर्मिनेशन, 40th अच्छा 40th तो आउट ऑफ कोर्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा डिटर्मिनेशन। लेकिन आप लोगों ने किया नहीं है ना अभी, आवाज़ आपकी आ नहीं रही है, तो डाउट्स मैं अभी लूँ। अच्छा, तो जिन्होंने कर लिया है वो आप डाउट मुझसे अलग से पूछ लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया आप कर लीजिएगा, उसके बाद डाउट पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।